Welcome back to our channel. This will be the last part of our series Unorganized Worker Social Security Act 2008. हम एक एक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, जिसमें हमने ऑलमोस्ट इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं वो डिस्कस कर लिया है। बेसिक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लिया है। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बचती हैं इस एक्ट के अंदर जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। जो आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है इस एक्ट के अंदर, उसकी बात करेंगे। और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट इनटू इट। तो रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है? अनऑर्गेनाइज वर्कर का हो रहा है। तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसको देख लेते हैं। Every unorganized worker shall be eligible for the registration subject to fulfillment of the following conditions. तो हर एक अनऑर्गेनाइज वर्कर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। और वो कौन कौन सी कंडीशन है? ही और शी शैल हैव कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज। तो वो 14 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, मतलब वो 14 ईयर से उसकी जो एज है वो ज़्यादा हो। और वो सेल्फ डिक्लेरेशन बाय हिम और कंफर्मिंग दैट ही और शी इज़ अनऑर्गेनाइज वर्कर। उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना होगा कि वो एक आपका अनऑर्गेनाइज वर्कर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करता है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई। Every eligible unorganized worker shall have an application to prescribe form to a district administration for registration। तो यही दो कंडीशन है ऊपर जो मैंने बताई, वो आपका 14 ईयर से उसकी जो एज है वो ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड करे कि वो एक अनऑर्गेनाइज वर्कर है। तो ये दो जो कंडीशन फुलफिल कर लेगा वो बंदा, वो अनऑर्गेनाइज वर्कर एलिजिबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, उसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक फॉर्म फिल करना है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म सबमिट करना है कि वो अप्लाई कर पाए रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर क्या होता है? एवरी अनऑर्गेनाइज वर्कर शैल बी रजिस्टर्ड एंड इशू द आइडेंटिटी कार्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विच शैल बी स्मार्ट कार्ड कैरिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी पोर्टेबल। तो अब ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर मान लीजिए आप जिसने फॉर्म भरा, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जिसकी भी रजिस्ट्रेशन एज अ अनऑर्गेनाइज वर्कर होगी उसके पास एक कार्ड आएगा, उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा जो इशू डीएम करेगा। वो आइडेंटिटी कार्ड आपका पोर्टेबल होना चाहिए और उसमें आपका स्मार्ट कार्ड हो सकता है जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, ठीक है। तो ये कार्ड के फीचर्स हो गए। If a scheme require a registered unorganized worker to make a contribution, he or she shall be eligible for social security benefit under the scheme only upon the payment of such contribution। अगर कोई एक ऐसा स्कीम आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए और उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो उसको वो स्कीम का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो कंट्रीब्यूशन देगा, तभी उसको मिल सकता है उस स्कीम का बेनिफिट। लास्ट पॉइंट, where a scheme required a central or state government to make a contribution, the central or the state government, as the case may be, shall make a contribution regularly in the term of scheme। तो जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन करना, मतलब अगर उनको कंट्रीब्यूट करना है तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे रेगुलरली, मतलब टाइम टू टाइम उस स्कीम में वो फंडिंग करेंगे। कौन करेगा? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये छोटे से पॉइंट से रजिस्ट्रेशन को लेके अब मिसलेनियस में आते हैं। तो अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, कब कब वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है इस एक्ट के अंदर, वो देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन टू, वो किसको किसको डायरेक्शन दे सकता है? नेशनल बोर्ड को दे सकता है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और अ स्टेट बोर्ड। तो इन दोनों को दे सकता है, या फिर नेशनल बोर्ड को देगा जो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इस एक्ट के अंदर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देगा, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट वो स्टेट बोर्ड वो कंस्टिट्यूट की है उसको भी वो डायरेक्शन दे सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिंग ये तो हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं किस किस प्रोविज़न के रिगार्डिंग वो कर सकता है।
तो वो वैकेंसी इज नॉट एन इनवैलिडेट प्रोसीडिंग, तो जो आपका वैलिडेट होता है इनवैलिडेट प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग भी वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है. No proceeding of a national board or any state board shall be invalid on a ground merely on the existence of any vacancy, defect in the contribution of a national board or as the case may be the state board. तो कोई कह रहे हैं कि कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए जो आपका बोर्ड इनवैलिड हो, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग ना करो जो आपका इनवैलिड नेचर का हो. आप जितनी भी चीज़ें करो, कोई वैकेंसीज को फिल करने के लिए अगर कोई प्रोसेस आप कर रहे हो तो एक फेयर और एक वैलिड वे में ही आप उसको प्रोसीड कर सकते हो. पावर टू मेक रूल्स, अब देखिए ये आपका था पावर टू गिव डायरेक्शन, तो वो देख लिया. अब कौन कौन से रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो देख लेते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन में रूल टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जितनी भी प्रोविज़न है इस एक्ट के उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो रूल उसको बनाने होंगे वो बनाएगा. ठीक है. एनी इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ अ फॉरगोइंग पावर, सच रूल में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, नेमली, तो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिस पे वो रूल बनाएगा. द कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी कलेक्टेड, तो कितना कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करना है बेनिफिशरी से, वो सारी स्कीम में जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए वो. द नंबर ऑफ अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड, द टर्म ऑफ ऑफिस एंड द कंडीशन ऑफ अ सर्विस ऑफ अ मेंबर, प्रोसीजर ऑफ टू बी फॉलोड इन द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एंड द मैनर एंड फिलिंग ऑफ द वैकेंसी नेशनल बोर्ड. तो ये नेशनल बोर्ड के अंदर उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, उनके कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगे, प्रोसीजर कौन सी फॉलो की जाएगी डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शंस को, आप वैकेंसीज कैसे फुल करोगे नेशनल बोर्ड में, वो कौन करेगा, ये सेंट्रल बोर्ड करेगी. देखिए जब नेशनल बोर्ड की बात आती है तो उसका जितना भी काम है, जितना भी कारोबार है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी. और क्या कह रहे हैं, द रूल ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस एट द मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड, तो वो रूल ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, जो आपका जो भी लाइक ट्रांजेक्शन होना है उसका भी कौन देखेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी. फिर कह रहे हैं द अलाउंसेस फॉर अटेनिंग द मीटिंग, जो वहाँ पे मैंने बताया था कि मीटिंग में अलाउंसेस प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो वो अलाउंसेस कौन देगा, वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, और ये फॉर्म ऑफ मतलब जो फॉर्म फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन, तो वो फॉर्म कौन डिज़ाइन करेगा, फॉर्म का कौन रूल बनाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी, और कोई भी ऐसा मैटर जिसको लगेगा कि इस मैटर पे भी रूल बनाने चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. लेइंग ऑफ रूल्स, अब रूल्स कैसे ले डाउन होंगे. Every rule made by the central government under the act shall be laid as soon as after it made, जब वो रूल बनते हैं उसी के टाइम पे उसको आप ले डाउन कर दो, उसको आप फॉलो करवा दो. बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट while the session for the total period of 30 days which may be comprised in the one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session of the successive foresaid, both houses agree in the making of the modification in such rule, and both houses agree shall have affected only such modified rule to be affected. However such rule modification, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो भी रूल बनेगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है, वो कब इम्प्लीमेंट होगी. फर्स्टली उस रूल को बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वहाँ पे पास होना होगा विद इन 30 डेज. अगर उस 30 डेज में नहीं पास होती है तो हम नेक्स्ट सेशन में या फिर उसके भी नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करवाएंगे कि वो पास हो जाए. और जब वो पास होगी, जिस भी सेशन में पास होगी, उस सेशन के बाद ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो यही, अगर आप इसको समरी में पढ़ोगे तो यही ये कह रहा है. फिर देख लेते हैं. एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट by the state government shall be laid as soon as may be after notification before the state legislation. तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ रूल बना रही है अपने स्टेट के लिए, तो वो तभी हो जाएगा जब स्टेट लेजिस्लेशन में इसकी बात होगी, उसके बाद वो रूल आपका फॉलो अप होना लगेगा.
अब होता है सेविंग ऑफ अ सर्टेन लॉ। Nothing contained in law in act shall be affected operation of corresponding law in the state, providing welfare scheme which are more beneficial to unorganized worker than the provided to them under this act। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए उस स्टेट में इससे कोई बेटर लॉ आपका इनैक्टेड है और उसका जो बेनिफिट है इस एक्ट के बेनिफिट से ज़्यादा बेटर है अनऑर्गेनाइज वर्कर को लेकर, तो वहाँ पे ये एक्ट आपका नहीं फॉलो होगा, जो उसका प्रीवियस एक्ट था वही फॉलो होगा जिसमें बेनिफिट ज़्यादा अच्छे हैं। अब पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, इफ एनी डिफिकल्टीज अराइजेस इन विच अफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में by order published in the official gazette may such provision not inconsistent with the provision of the act may be appear to the necessary of removing the difficulties। तो कह रहे हैं अगर कोई डिफ़िकल्टीज अराइज होती हैं अगर इस एक्ट को ये आपके इम्प्लीमेंटेशन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका वो लेगी और वहाँ पे उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने की कोशिश करेगी और इसका इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल करेगी। Every order made under this section shall be laid as soon as मे बी आफ्टर इट मेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ। तो यहाँ पे बता ही दिया था अगर कोई ऑर्डर है कोई रूल है इस एक्ट के अंदर वो तभी फॉलो होगी, उस दिन से फॉलो होगी जिस दिन वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो वहाँ से पास हो जाएगी, उस दिन के बाद से वहाँ पे वो एक्ट या फिर ऑर्डर वहाँ पे फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इस एक्ट में दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 डिस्कस करता है कि कौन कौन सी स्कीम है जो अभी ऑनगोइंग स्कीम है या फिर स्कीम इस एक्ट के अंदर बनाए जा चुके हैं। इसके क्वेश्चन आपके नेट में आ चुके हैं 2 से 3 बार, मैंने एक क्वेश्चन भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और ये आपका शेड्यूल 2 में वो सारे एक्ट हैं, इसमें जो आपके वर्कर होंगे वो इस एक्ट में कवर नहीं होंगे। तो जितने भी इस एक्ट में वर्कर कवर हो रहे हैं, जो आपके वर्कमैन कंपनसेशन में कवर हो रहे हैं, आईडी एक्ट में हो रहे हैं, स्टेट इंश्योरेंस में, पीएफ एक्ट में, मैटरनिटी और ग्रेजुटी एक्ट में जितने भी आपके वर्कर कवर होंगे, उन वर्कर्स को छोड़ के जो वर्कर आपके बचते हैं वो आपके इस एक्ट में कवर होंगे, वो आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर में कवर होंगे। तो पहले हम शेड्यूल 1 डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी स्कीम है। बस आप इसके नाम थोड़े से ध्यान देख लीजिए कि कौन कौन से स्कीम आते हैं इस एक्ट में। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, फर्स्ट नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जनानी शिक्षा योजना, हैंडलूम वेवियर कम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियन कम्प्रिहेंसिव welfare scheme, pension to the master craft pension, national scheme for welfare of fishermen and the training and extension। फिर है जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये आपके 10 स्कीम हैं जो इस एक्ट के अंदर आते हैं। आप इन 10 का नाम थोड़ा ध्यान दे लीजिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब शेड्यूल 2 में वो सारे एक्ट मैंने बता चुकी हूँ जो वर्कर में इंक्लूड नहीं होंगे। तो कौन कौन से हैं आपके? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, आईडी एक्ट 1947, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट 1961 एंड द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी 1972। तो ये सारे एक्ट में जितने भी आपके वर्कर के डेफिनेशन में जो भी इंक्लूड होते हैं वो नहीं होंगे इस एक्ट में, और सारे जितने भी होंगे वो अनऑर्गेनाइज के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान दे लीजिएगा। दैट्स ऑल, यहाँ पे ये एक्ट फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग MCQs मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप मैं लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।